हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के सारे चैप्टर्स में इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया को। ठीक है, एसएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें 5 मार्क्स से लेकर के 3 मार्क के गारंटेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके की पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट ये 1919 में हुआ था। ब्रिटिश पास अ लॉ अलाउइंग अरेस्ट विदाउट ट्रायल पीपल्स प्रोटेस्ट रिलेट टू एंगर ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, ये बिना किसी, अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर ये उनके खिलाफ कुछ भी न्यूज़ छापते थे या फिर उनके खिलाफ कुछ भी बोलते थे, लिखते थे, तो उनको बिना किसी के परमिशन के तुरंत उठा के जेल में डाल देते थे और 2 साल तक की उनको सजा भी हो सकती थी। तो रॉलेट एक्ट में ये हमको देखने को मिलता है। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग आ जाता है। जलियांवाला बाग में क्या होता है कि जो जनरल डायर रहता है वो क्या करता है कि सभी लोग, उस दिन क्या रहता है कि बैसाखी का त्यौहार रहता है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए रहते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए थे, बातचीत कर रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आए थे। तो जनरल डायर पहुँचता है वहाँ पे और डायरेक्ट वहाँ पे अपने लोगों को बोल देता है कि डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर फायरिंग करो। और फिर हजारों की जनसंख्या में लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, जिसमें गांधी जी फिर क्या करते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बहुत सारे आंदोलन को निकालते हैं। उसके जैसे ही जलियांवाला बाग खत्म होता है तो उसके बाद ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी के द्वारा निकाला जाता है। तो गांधी जी आस्क पीपल टू, लोगों को बोलते हो कि क्या बोलते हैं गांधी जी कि ब्रिटिश स्कूल्स को, कोर्ट्स को, क्लॉथ्स को, कपड़ों को बॉयकॉट करो, है ना, कि मतलब कि इनकी चीज़ों को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। और वो खुद की चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले थे, जैसे कि खादी का जो कपड़े थे वो लोग बना के खुद उसका इस्तेमाल करने वाले थे, और जो ब्रिटिशर के चीज़ें थी उनको बाइकआउट करने वाले थे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या था इसमें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, अब इनको एक साथ करने का भी वो बहुत प्रयास करते हैं गांधी जी उस टाइम पर। उसके बाद जी चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके बाद फिर गांधी जी अपना आंदोलन जो है तो वापस ले लेते हैं। उसके बाद फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एफी सॉल्ट मार्च, ये 1930 में आपको देखने को मिलता है। गांधी जी वॉक 240 माइल्स टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। ठीक है, तो गांधी जी 240 माइल्स की यात्रा को पूरा करते हैं, और ये साबरमती आश्रम से गांधी जी जो पोर्ट रहता है जहाँ पे नमक बनता है ना, गुजरात में, तो वहाँ तक समुद्र तक जाते हैं। 240 मील की यात्रा वो पैदल जो है तो चलते हैं। उसमें सभी पूरे हिंदुस्तान की जनता उनका साथ देती है, और फिर वहाँ पे जाके वो नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप, उसमें कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, पिक्टिंग लिकर शॉप रैलीज। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि जो लिकर शॉप थी, जो शराब की दुकान थी, उसके सामने जो महिलाएं थी वो धरना दे रही थी। उसके बाद फिर पीजेंट जो है तो रिफ्यूजिंग रेंट, ठीक है, वो रेंट नहीं दे रहे थे। ठीक है, बिजनेसमैन वांटेड फ्रीडम फॉर ट्रेड। ठीक है, बिजनेसमैन जो थे वो ट्रेड में क्या चाह रहे थे, फ्रीडम, आज़ादी चाह रहे थे, क्योंकि उनके ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या लगाया जा रहा था, टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर वर्कर्स जो थे तो स्ट्राइक इन फैक्ट्रीज, जो वर्कर थे, ठीक है, काम करने वाले, वो फैक्ट्रीज में स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, और काम धंधा रोक के आंदोलन मचाए हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन को देखने वाले हैं। बस इसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बस इतने मेन जो है तो आंदोलन उनके अगर पढ़ देंगे तो इतना ही इसमें से आने वाला है। हम लोग अब देखने वाले हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में। ये वीडियो बहुत ही तगड़ा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, और मेरा अभी नया नया यूट्यूब चैनल है, पर मैं पूरी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को कवर कर लेंगे तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें क्या हो रहा था, काउज ऑफ रिवोल्यूशन, क्या कारण थे रिवोल्यूशन के, फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले इसमें था प्रिविलेज टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। उसमें 3 स्टेट के लोग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इसमें क्या हो रहा था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा था। ठीक है, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे। ठीक है, और उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस के साथ साथ उनके साथ बहुत गलत चीज़ें भी हो रही थी। इंस्पिरेशन फॉर फिर उन्होंने क्या किया, उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, फिलोसोफर रोजी और ए वोल्टेयर।
ठीक है। अब उनमें से क्या हुआ कि थर्ड स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ गए, ठीक है। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों में राउजी और वोल्टेयर नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को उकसाया और इंस्पिरेशन दी कि हम लोग ऐसे ही थक हार के नहीं बैठ सकते हैं और सरकार के ऊपर हमको अटैक करना चाहिए, ठीक है, और इनके चंगुल से हमको मुक्त होना चाहिए। उसके बाद फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बड़ा अहम रोल उसमें बनता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता है कि सारी चीज़ जो थी, जैसे कि आपके क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, क्लॉथ हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके क्या हो रहे थे, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल रही थी। ये सारे हमारे काउजेस थे, कारण थे किसके, रेवोल्यूशन के, ठीक है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है देखेंगे हम लोग। एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की क्या होता है कि जो किंग एंड क्वीन, QUEEN, ठीक है, तो किंग एंड क्वीन यानी कि जो राजा रानी का जो शासन था वो खत्म होता है। राइज ऑफ डेमोक्रेसी, और वहीं से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का राइज होता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, और वहाँ पे क्या होता है कि मानवता का अधिकार वहीं से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, बस आप इतना चीज़ें कवर कर लेंगे तो इसमें से आपको इतना ही देखने को मिलने वाला है कि क्या कारण था रेवोल्यूशन का और क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको बस इतनी चीज़ें ही देखनी है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले यहाँ पे वाटर रिसोर्स को, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स के सबसे पहले की पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले रीजन ऑफ वाटर स्कैसिटी। वाटर की कमी का, स्कैसिटी मतलब कमी, वाटर की कमी का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है ना। और पानी की जो पानी है तो क्या हो रहा है, लिमिटेड है, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। कम मतलब कि जितना है वो उतना ही है। और जब आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 चॉकलेट है, आप, ठीक है, और आपके पास अभी 5 लोग हैं, ठीक है, 5 चॉकलेट खाने के लिए 5 लोग हैं, और उसमें से क्या होता है कि 5 लोग आप और इनवाइट कर लेते हैं, फिर आपके दोस्त अचानक से 5 आते हैं, तो अब 10 लोग हो गए हैं। तो चॉकलेट तो उतनी है, लेकिन अब वो 5 चॉकलेट 10 लोगों में बंटने वाली है, ठीक है। तो अब तो पहले तो एक एक सबको मिल जाती, लेकिन अब तो सबको आधी आधी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पानी की कमी हमको देखने को मिल रही है। ओवर यूज ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में हमको बहुत ज़्यादा यूज, इसमें से ओवर यूज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, तो बहुत ओवर यूज पानी हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो बरसात टाइम पे होती नहीं है, तो किसान भी क्या करे, किसान भी उसमें से पानी लगा देता है ना। तो जो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है, इंडस्ट्रीज में जा रहा है, जिसके कारण से हमको बहुत सारे नुकसान और वाटर स्कैसिटी देखने को मिल रही है। अनइक्वल एक्सेस, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस भी एक बहुत बड़ा महत्व चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, वाटर स्कैसिटी में। और पॉल्यूशन ऑफ रिवर, ठीक है, और रिवर में जो पॉल्यूशन, जैसे गंगा नदी हो गई, या फिर आप सबसे बड़ी हो गई यमुना नदी, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। उसमें आप देखिए कि कितने ज़्यादा पॉल्यूशन उसमें फैल चुका है, ठीक है, जितना भी कचरा सब उसी में लोग फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना नदी कितनी पॉल्यूट हो चुकी है। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले कि सरकार ने फिर इन सब चीज़ों के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम था मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, टेहरी डैम हो गया, और सरदार सरोवर डैम हो गया, ठीक है। ये सारे मतलब कि उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला कि ये सारे प्रोजेक्ट निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और अपने मध्य प्रदेश में आपको सबसे बड़ा डैम कौन सा देखने को मिल जाता है, बाणसागर डैम, ठीक। इसमें यूज ऑफ इरिगेशन में क्या देखने को मिलेगा, यूजेस क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इरिगेशन, है ना, सिंचाई के लिए इसका पानी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। अब जो पानी इकट्ठा होगा, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, टेहरी बांध हो गया, अब यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा उससे इरिगेशन तो होगा ही, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी। फूड कंट्रोल भी होगा, फ्लूड कंट्रोल। अब जैसे मान लीजिए जो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, फ्लूड मतलब बाढ़। अब जो बाढ़ आ जाती है कि पानी बहुत ज़्यादा है, इकट्ठा ही पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बाढ़ आपको देखने को मिलती है। तो उस बाढ़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर, और पानी यहाँ पे हमको इसी से पीने के लिए पानी हमको मिलता है, क्योंकि जैसे शहर वहर का पानी बहुत ज़्यादा खारा आता है, तो मीठा पानी हमको यहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब आपको देखिए इस चैप्टर से, ज्योग्राफी में जो ये चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज,
इससे आपको सिर्फ 2 पॉइंट, मेन पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक तो है रीजन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी का क्या कारण है, प्रमुख कारण आपको बता देना है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आपको दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आपको इसके बारे में बता देना है। और लास्ट में आपको बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, है ना, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट इसमें आपको मेन देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इसमें क्या होगा कि रूफ टॉप वाटर कलेक्टेड स्टोर्ड इन टैंक, ठीक है। अब जो पानी बरसेगा तो रूफ आपके रूफ में कलेक्ट हो जाएगा। पहले तो आपको छत को साफ करके रखना है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी पानी कलेक्ट होगा उसको एक टैंक में आपको इकट्ठा कर देना है, ठीक। अब जब पानी टैंक में इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाद में जब भी आपको कोई चीज़ यूज करना होगा, कि फर्श साफ करना हो गया, फिर कोई चीज़ के लिए लगेगा, आपको पौधों में डालना हो गया, तो आप उस पानी का यूज कर सकते हैं और आपका जो मेन वाटर रहेगा वो आपका बच जाएगा, है ना, प्योर वाटर जो रहेगा वो आपका बच जाएगा। और ये ज़्यादातर ये वेरी कॉमन इन राजस्थान में आपको बहुत कॉमन है। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश से हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं तो बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस है वाटर का। लेकिन अगर आप यहीं पे थोड़ा सा राजस्थान की ओर चले जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत कम एक्सेस पानी का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। अब हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में देखने वाले हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकंड चैप्टर, ठीक, ज्योग्राफी का। तो इसमें सबसे पहले की पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे ह्यूमन मेड, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपको सॉइल टाइप्स इन इंडिया। अभी सॉइल टाइप्स इन इंडिया क्या होता है कि इसमें कितनी तरीके की सॉइल आपको इंडिया में देखने को मिलती है। सबसे पहले ये हो जाएगी यहाँ पे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या हो जाएगा, मोस्ट फर्टाइल रहेगी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है, खेती के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉटन की खेती होती है, ठीक है, आप इसमें रुई की खेती कर सकते हैं। डेक्कन प्लेटूज में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। और रेड हो गया, लेटराइट हो गया, एराइड सॉइल, ये सारी सॉइल आपको देखने को इंडिया में मिलती है। उसके बाद फिर सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल का कंजर्वेशन मतलब सॉइल का बचाव कैसे करें, ठीक है, तो सबसे पहले कंटोर प्लगिंग। कंटोर प्लगिंग क्या हो जाएगा कि ये आपको सबसे कंट्रोल प्लगिंग की मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ कि कैसे रहेगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट। और टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या रहेगा कि सीढ़ियों की तरह रहेगी, सीढ़ियों की तरह इसको फार्मिंग की जाती है, ठीक है। और काउंटर प्लगिंग बेसिकली मतलब कि आपको आसाम और केरल साइड में ऐसे स्लोप टाइप में ऐसे रहता है, जहाँ पे मतलब माउंटेन में जो खेती होती है, तो वहाँ पे ये देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तीनों को मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक, और उसको कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में जब इसके वो डालूंगा, लिस्ट डालूंगा, तो आप वहाँ से उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एग्रीकल्चर क्या, थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरियाज इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें आएगा रबी, खरीफ और जैद, ठीक है। 3 तरीके की क्रॉप हमको देखने को मिलती है, एक रबी, खरीफ और जैद, ठीक है। मेन आपको इसमें से देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी क्रॉप आपको देखने को मिलती है। तो रबी, खरीफ, जैद आप ध्यान में रखिएगा। रबी क्रॉप में क्या होता है कि व्हीट और मस्टर्ड, ठीक है। रबी क्रॉप में क्या होता है कि व्हीट और और इनका टाइम फ्रेम भी आप याद रखिएगा कि रबी क्रॉप कब आती है, खरीफ क्रॉप कब आती है, जैद क्रॉप कब आती है, ठीक है। तो रबी में क्या होता है कि व्हीट एंड मस्टर्ड। अब ये क्या होती है कि आपके अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक के टाइम में ये रबी क्रॉप आपको देखने को मिलती है। और खरीफ क्रॉप क्या होती है, इसमें राइस और मेज, ठीक है। अभी ये जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, तो अक्टूबर नवंबर तक आपकी चलेगी खरीफ क्रॉप। और जेट क्रॉप क्या होती है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है। अभी मई के टाइम पे यही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जेट क्रॉप आपको देखने को मिल रही है। मेजर क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, राइस। राइस क्या हो जाएगा, मेजर क्रॉप्स में राइस, ये कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो राइस होता है वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। व्हीट आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। कॉटन आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है। शुगर केन आपको यूपी और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाइट रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, पर ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें मैंने इसलिए मैं जो मेन टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को रखा हूँ। तो इसमें सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड, HYV सीड, HYV, इसमें क्या होगा, HIGH, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें से देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर इंक्रीज फूड प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, फूड प्रोडक्शन को भी क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था।
फिर हम लोग देख लेंगे चैप्टर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, तो इसमें वाई इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट, की पॉइंट में क्या है कि वाई इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री हमको इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले इंडस्ट्रीज से हमको क्या मिलता है कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कंपनियां जो हैं हमारे यहाँ डेवलप की गई हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। जो वर्कर्स रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंक्रीजेस जीडीपी, यहाँ से जीडीपी, ठीक है, जीडीपी भी इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को भी यहाँ से क्या किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है जिसमें क्या होता है, कॉटन और शुगर को देखा जाता है। एक मिनरल बेस्ड होती है जो कि आयरन और स्टील को देखा जाता है, ठीक है। मोस्टली आप लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में सुने होंगे जिसमें आयरन और स्टील को देखा जाता है। तो ये आप दोनों इंडस्ट्रीज का नाम याद रखिएगा, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एग्रो बेस्ड में कॉटन एंड शुगर और मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील, ठीक। इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अब हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। ये इससे क्या क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी, नॉइज पॉल्यूशन भी यहाँ पे, थर्मल पॉल्यूशन भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। सारे पॉल्यूशन आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आज हम लोग चैप्टर 5 देखने वाले हैं। नेक्स्ट लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मैं जल्दी से जल्दी आपको ये चैप्टर कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपकी चीज़ें जल्दी से इस वीडियो में कवर हो जाए। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टाइप्स, ट्रांसपोर्ट टाइप्स को देखने वाले हैं। रोड बेस, ठीक है, एक रोड बेस होता है जिसमें फ्लेक्सिबल रहता है और चीप रहता है, ठीक है। रेलवेज कैसा रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और हैवी गुड्स, आपको मान लीजिए कोई हैवी गुड्स को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आप रेलवेज का यूज करते हैं। एयरवेज का क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रहता है। और वाटरवेज क्या रहता है, चीपेस्ट रहता है, चीपेस्ट तो नहीं रहता है वाटरवेज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हेल्प फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे इनका यूज किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़, जैसे आप यहाँ से बाहर ले जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर ले जाना, इंपोर्ट मतलब अंदर ले आना,